इमरान खान तहरीक शुरू करने जा रहे हैं और उनका पैगाम आ चुका है। 5 जून के हवाले से ये कहा जा रहा है कि 5 जून इमरान खान की रिहाई का दिन। बड़े दावे हुए थे, समड़ियाल के इलेक्शन के बेनिफिशियरी थे, उनके अपने ही इत्तेहादियों ने उनके ऊपर शिकस्त का थप्पड़ दे मारा है। इलेक्शन में जो आरओ था वो कौन था, उसकी तफसील मेरे पास आ गई है। वो आरओ कौन है? यूक्रेन ने रशिया पर पहला बड़ा हमला कर दिया है। एक और बासर शख्स ने एक और गरीब पर जुल्म ढाए। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल मीडिया डालिए शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो न्यूज और अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाऊं फौरी तौर पर आप देख सकें। इमरान खान ने अपनी तहरीक का पहला पैगाम दे दिया है। इमरान खान ने कहा है कि पूरी कौम और ओवरसीज पाकिस्तानियों को हिदायत देता हूं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पूरम तहरीक के लिए कमर कस ले। ये इमरान खान ने पैगाम दे दिया और इमरान खान की तहरीक शुरू भी हो चुकी है। वो कहाँ कहाँ शुरू हुई है? अमरीका न्यूयॉर्क में जो डिजिटल ट्रक है उसके जरिए कैंपेन शुरू कर दी गई है। इसके अलावा लंदन में भी डिजिटल ट्रक जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। ये जो डिजिटल ट्रक हैं जो अमेरिका और लंदन की सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं, इन पर फ्री इमरान खान की कैंपेन तो है। ये साथ में जो पाकिस्तान में सियासत में फौजी मुदाखलत है उसका भी बार बार जिक्र किया जा रहा है और जो बेनिफिशरी हैं उनका भी जिक्र किया जा रहा है। और साथ में जो सियासी कैदी हैं जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, इसके अलावा आलिया हमजा को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है इस सारे जो इस सारी कैंपेन में है। और फ्री इमरान खान की ये कैंपेन शुरू हो चुकी है, ये डिजिटल कैंपेन शुरू की गई है। तो ये तो अभी स्टार्ट है, अभी शुरू हो चुकी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी क्योंकि इमरान खान साहब ने मुखातिब किया था तो उन्होंने ये कैंपेन शुरू कर दिया। अब जी कल का दिन क्यों अहम है? कल का दिन इसलिए अहम है कि अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात सलमान अकरम राजा और उनके दीगर वकला की होनी है। और इमरान खान ने इस तहरीक के हवाले से जो डायरेक्शन देनी है, हो सकता है कि वो कल कोई इस हवाले से कोई डायरेक्शन दे दे अगर मुलाकात हो जाती है। और वो डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि इमरान खान ने ये कहा है कि वो खुद ही तहरीक का टाइम, वक्त, सब कुछ इसका तयन खुद करेंगे और वो लीड करेंगे जेल से बैठकर। तो इसलिए ये मुलाकात बड़ी अहम है और उस मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू सामने आएगी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। समड़ियाल इलेक्शन, जी समड़ियाल इलेक्शन में अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन जो इसके बेनिफिशरी इस एक सीट के थे, ये अगर वो सीट दे देते ना पीटीआई को तो शायद उनकी कुछ इज्जत बच जाती। लेकिन अब उनके अपने ही इत्तेहादी यानी कि नदीम अफजल चंद जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट के जरिए जो खुद कॉन्टेस्ट कर रहे थे उसी हल्के से उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ही इत्तेहादी पीएमएलएन के मुंह के ऊपर शिकस्त का थप्पड़ दे मारा है। उन्होंने कहा है कि पीएमएलएन भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ से सीट हार गई है और इसके अलावा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट जीती है। तो जाहिर है कि अब ये शर्म आनी चाहिए इस बेनिफिशरियों को कि आपने ये जो एक सीट के लिए जो मुंह काला किया वो नहीं होना चाहिए था। चले ये आपने कर लिया है, एक्सपोज मजीद हो गए, मजीद होते जाएंगे और ये सिस्टम जो है वो नाकाम, उतना ही नाकाम और नाकारा दिखाई देगा जो कि इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है तो इसलिए हमारी कोशिश है कि जो इस मुल्क के लिए अच्छा है हम उसके लिए आवाज उठाते रहे। अच्छा, मैंने आरओ की बात आपको बताई थी कि ये आरओ कौन है। ये आरओ का बड़ा जिक्र था कि ये जी सारा इलेक्शन जो है आरओ ने मैनेज किया और इसके अलावा आरओ के ऑफिस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज भी किया। ये आरओ जो है इकबाल संगेड़ा है और ये सियालकोट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैनात हैं और ये समड़ियाल का जो इलेक्शन था इसके रिटर्निंग ऑफिसर थे जिसको आरओ कहते हैं। और ये 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन हुए थे ना, ख्वाजा आसिफ के रिटर्निंग ऑफिसर भी थे और ये वही रिटर्निंग ऑफिसर थे जिसने मोहतरमा रेहाना डार की 50,000 की लीड भी खत्म करके ख्वाजा आसिफ को जितवाया था। वो किस तरह से जितवाया था ये सबको पता है, उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, वरना तो फिर हम बहुत लंबी बात हो जाएगी कि हम अगर 2024 के इलेक्शन के ऊपर चले जाते हैं। तो ये इस आरओ की हकीकत है, तो मैंने कहा कि उस आरओ की हकीकत भी आपके साथ शेयर कर दूं। इसके अलावा 5 जून को मैंने बताया था कि 5 जून को मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले तो 5 जून इमरान खान की रिहाई का दिन कहा जा रहा था, इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त पूरे सिस्टम में हलचल मच चुकी है इस इलेक्शन के बाद और जो बेनिफिशरी हैं वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि अब क्या होगा। इमरान खान तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, अब ये प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ चुका है कि इमरान खान तहरीक एक बार फिर शुरू करने जा रहे हैं। समड़ियाल के अवाम जिस तरह से निकले हैं वोट के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एतराफ किया है कि ये बाय इलेक्शन पहला बाय इलेक्शन है जिसमें जो जनरल इलेक्शन में जो टर्न आउट होता है उससे भी डबल टर्न आउट रहा है।
यानी कि समरियाल के अवाम निकले हैं और किसको वोट दिया वो तो सबको पता ही है, ये कोई बताने की बात नहीं है। तो अब जाहिर है कि सबको जो है वो तशवीश भी है और जो बेनिफिशियरी है वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि वो क्या करे। अब 5 जून को क्या होने जा रहा है, 5 जून को जो है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। 5 जून को होने क्या जा रहा है, 5 जून को इमरान खान का एक केस लगा है जो कि उनकी सजा 90 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली का केस है और उसमें ये पहली दरखास्त अभी एक्सेप्ट की गई है। सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी कोई भी एप्लीकेशन वो देते हैं कोर्ट में उनकी जमा करवाई जाती है और वो पहले तो उनकी वो लगती नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं होती, उसके लिए उनको एहतजाज करना पड़ता है, उनको मिलना पड़ता है, लेकिन फिर जाके उनका केस लगता है। ये भी इसी तरह से हुआ है कि 90 मिलियन पाउंड वाला केस भी, ये सजा मुअत्तली का केस है, ये लग चुका है। इससे पहले इसके बारे में कोई खबर नहीं थी कि क्या होने जा रहा है। इसमें यही था कि पहले ही फर्स्ट हैंड में ही कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर आ जाएगा कि इमरान खान को जो है ना बेल पर रिहा किया जाए। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि नैब ने भी कमर कस ली है, नैब ने भी 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी है और वो अब जो है इस केस को प्रोटेक्ट करेगी, इस फैसले को जो है वो कहेगी कोर्ट को कि इस फैसले को बरकरार रहना चाहिए। तो नैब की जानिब से अब तैयारी कर ली गई है। तो जब नैब तैयार हो जाता है तो आपको पता है कि किसने तैयार किया नैब को और कौन है जो चाहता है कि ये सजा जो है वो बरकरार रहे और ये केस आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कैसे है और माइट इज राइट वाला और जिसकी लाठी उसकी भैंस है। कराची में आपने अक्सर देखा है कि बाअसर शख्स किस तरह से कानून को अपने पांव तले रोनते हैं। इसकी मिसाल शाहरुख जतोई केस, नताशा केस, जो कानून को अपने पांव तले रोनते हुए इस मुल्क से फरार हो गए थे और अब भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया, आपने देखा सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ और ये एक बाअसर शख्स है जिसकी गाड़ी की एक मोटरसाइकिल से टक्कर हुई और उसने अपनी ही अदालत वहां पे लगा ली और उस शख्स को जदोकोब करने लगा, जबकि उसकी जो फैमिली वहां पे मौजूद थी उसने दुहाइयां दी, वास्ते डाले और वहां पे बहुत ज्यादा जो हजूम है वो इकट्ठा हो गया, लेकिन वो हजूम भी कुछ ना कर सका। हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हम किसी के लिए कोई आवाज नहीं उठाना चाहते, ना कोई बात करना चाहते हैं, ना किसी का साथ देना चाहते हैं। हम इतनी बेहिस कौम हो चुके हैं और क्योंकि उसकी वजह भी शायद यही है कि हमें पता है कि कानून ने बाद में हमारे साथ सलूक क्या करना है। अब फिर जी क्या हुआ क्या है कि अब सिंध हुकूमत ने नोटिस लिया है और सिंध हुकूमत ने नोटिस लेकर इस बाअसर शख्स जिसका नाम सलमान फारूकी है इसको गिरफ्तार कर लिया है और फौरी तौर पर उसकी सलाहों के पीछे एक पिक्चर बनाकर अपलोड कर दी है ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये गिरफ्तार हो गया। और उसकी गिरफ्तारी के बाद होना क्या हो सकता है कि वो अभी रिहा भी हो गया हो और हो सकता है कि चंद दिनों में रिहा होकर वो भी बैरून मुल्क फरार हो जाए। तो ये पाकिस्तान की कानून की हुक्मरानी और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है और जब तक कानून जो है अदालतें हैं वो इंसाफ नहीं देंगी तो इसी तरह के बाअसर शख्स कानून को अपनी पाँव के जूते की नोक पर रखेंगे। इस पर हमें सोचना होगा। अच्छा जी, अब जो मैं आपको 2 इंटरनेशनल न्यूज बताने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यूक्रेन ने रूस के ऊपर हमला किया है और सबसे बड़ी तबाही कर दी है रूस की। ये फुटेज आप मेरे साथ देख सकते हैं। यूक्रेन ने एफपीवी ड्रोन से रूस के 40 एटमी जंगी जहाज तबाह कर दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के जो मुज़ाकरात हैं वो टर्की में दूसरे राउंड में जारी हैं। ये बड़ी तबाही की है और यूक्रेन ने ये पहली बार इतनी बड़ी सतह पर ये हमला किया है, ये अटैक किया है और ये कार्रवाई की है। इससे पहले हमेशा से यूक्रेन पर रूस जो है उसने ही चढ़ाई की है। यूक्रेन क्योंकि उतनी ताकत नहीं रखता, रूस एटमी मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद जो यूक्रेन ने किया है, मेरे ख्याल में अब रूस जो है वो मुज़ाकरात में जो रूस होगा उसको मुज़ाकरात की टेबल पर सीज फायर के लिए आमादा होना पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी खबर है और आप ये देखिए उनके जहाज किस तरह से तबाह हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक खबर देने जा रही हूँ मोदी के हवाले से। मोदी को तो अब हर तरफ से शिकस्त है। पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद मोदी जो है ना तो अपनी अवाम के सामने जाने के काबिल है, ना पूरी दुनिया में जहां पर भी जा रहे हैं उनको सिफारती सतह पर भी नाकामी का सामना है। सिफारती सतह पर उनका एक डेलीगेशन गया, वो भी नाकाम लौटा। और इसके अलावा ट्रंप ने बार बार पहले एप्पल को कहा, फिर सैमसंग को कहा, फिर उसके बाद अब उसने टेस्ला कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग से रोक दिया है। तो यहाँ पर भी मोदी को जहाँ पे वो कहता है कि जी तजारती और बड़ी, वो कहता है कि हम बड़ी इंडस्ट्री हैं। अच्छा जी, मोदी को G7 जो कनाडा में इजलास होने जा रहा है उसमें अभी तक दावतनामा कनाडा की जानिब से नहीं मिला, क्योंकि कनाडा इसकी सरबराही कर रहा है। और ये जो इजलास है 15 से
17 तारीख को होना है, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अभी शायद मोदी कंफर्टेबल नहीं है कि अगर दावतनामा मिले भी तो वो जाएं, क्योंकि सफारती महाज पर जिस तरह से नाकामी मिली है, पाकिस्तान से शिकस्त जो है वो अभी तक उसको भूली नहीं है और वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तो अभी वो किसी भी दुनिया में जाकर अपना कोई भी जो प्रोपेगेंडा है वो कर नहीं सकेंगे, तो इसीलिए वो मुंह छुपाकर भारत में ही अभी बैठेंगे अगर दावत मिलेगी। अभी तो दावत भी नहीं मिली है, और कनाडा ने अभी तक इस दावत के हवाले से किसी किस्म की तफसीलात देने से इनकार कर दिया है और कोई तफसील नहीं दी गई है। तो ये भारत के हवाले से खबर थी जो आपके साथ शेयर की है। दैट्स ऑल। कुछ मौज़ूआत रह गए हैं, उनकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे अहम खबरों के साथ कल के व्लॉग में। कल का व्लॉग देखना ना भूलिएगा। आज के व्लॉग का फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।